नमस्कार साथियों। बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नाम का एक सुंदर गांव हुआ करता था। वहां श्याम नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। श्याम अपनी सादगी और ईमानदारी से खुश रहता था। उसके पास धन दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे से परिवार, पत्नी और 2 बच्चों के साथ संतुष्ट जीवन जीता था। श्याम सेठ माणिकचंद के लिए लकड़ियां काटने का काम करता था और बदले में सेठ उसे मजदूरी देता था, जिससे उसका घर चलता था। एक सुबह श्याम ने पत्नी कुसुम से कहा, कुसुम, मैं काम पर जा रहा हूँ, देर हो रही है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। कुसुम ने चिंतित होकर कहा, जी मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और मोनू कह रहे थे कि उनकी टीचर ने स्कूल की फीस मांगी है। श्याम ने गहरी सांस ली और बोला, अरे कुसुम, तो दे आओ ना फीस। कुसुम ने चिंतित स्वर में कहा, अजी कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। अब इतनी कम आमदनी में फीस का इंतजाम कैसे करूं? श्याम ने गंभीरता से कहा, कुसुम, तुम तो देख ही रही हो कि मैं घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके घर में 2 पैसे लेकर आता हूँ, और फिर भी इस महंगाई में तो क्या किया जाए, तुम ही बताओ। कुसुम ने सुझाव दिया, आप सेठ माणिकचंद से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? श्याम ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करूंगा। इतना कहकर वह काम पर निकल गया। काम के दौरान श्याम अपने साथी भोलूराम से बात करता है। भोलूराम कहता है, भाई, आज पगार का दिन है, लेकिन सेठ माणिकचंद फिर कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार भी तो पगार काट ली थी। कह रहा था कि मैंने उससे उधार लिया था, उसका ब्याज भी बढ़ गया है। श्याम ने भी सहमति जताई। हाँ भाई, सही कह रहे हो, सेठ बहुत चालाक है, काम तो दुगुना करवा लेता है, लेकिन पैसे पूरे नहीं देता। दूसरे साथी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब 2 दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी, तो सेठ ने आधी तनख्वाह काट ली। सभी ने दुखी मन से काम खत्म किया और सेठ के पास पगार लेने पहुंचे। श्याम ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, अब महीना पूरा हो गया है, कृपया हमारी तनख्वाह तो दे दीजिए। सेठ माणिकचंद ने टाल मटोल करते हुए कहा, भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, माल गोदाम में पड़ा है, बिकते ही तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस 1-2 दिन रुक जाओ। श्याम ने विनती की, सेठ जी, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस भी भरनी है। लेकिन सेठ ने फिर वही जवाब दिया, अरे कहाँ तो है, कल या परसों तक मिल जाएगी पगार। निराश मन से सभी लकड़हारे अपने अपने घर लौट आए। कुसुम ने आशा भरी नजरों से पूछा, अजी सुनते हो, क्या आज पगार मिली या नहीं? श्याम ने दुखी स्वर में कहा, नहीं मिली, सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में देंगे। कुसुम का चेहरा चिंता से भर गया। आपको तो पता है बच्चों की फीस भरनी है। टीचर ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को घर बैठा लेंगे। अब बताओ क्या करूं? श्याम मौन रह गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुसुम ने निराशा भरे स्वर में कहा, श्याम जी, ये सेठ जी तो कभी समय पर पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस इंतजार ही हमारा सहारा है। चलो 2 दिन की बात है, देख लेते हैं। 2 दिन इसी इंतजार में बीत गए। फिर सेठ माणिकचंद ने मजदूरों को बुलाया और उनकी पगार देने लगा। सेठ ने भोलूराम को पैसे देते हुए कहा, भोलूराम, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। भोलूराम ने पैसे गिनते हुए चौंक कर कहा, सेठ जी, यह तो सिर्फ 3000 रुपए हैं। मैंने तो इस महीने 5000 रुपए तक का काम किया था। सेठ ने बेपरवाही से कहा, हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने बीच बीच में आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के बदले में कटे हैं। भोलूराम ने नाराजगी से कहा, लेकिन सेठ जी, आपने कहा था कि 8 घंटे काम के महीने में 5000 मिलेंगे, और मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किया, आराम तो बस कभी कभार ही किया था। तब सेठ ने सख्त लहजे में कहा, भोलूराम, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा। ये 3000 रुपये ले लो, अगर पसंद नहीं है तो कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारा भोलूराम मजबूरी में चुप हो गया और पैसे लेकर निकल गया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर सेठ ने श्याम को पैसे दिए और कहा, श्याम, ये लो तुम्हारी पगार। श्याम ने पैसे गिनते हुए आश्चर्य से पूछा, सेठ जी, ये तो सिर्फ 3000 रुपए है, मेरे तो पूरे 5000 बनते थे। मैंने न तो कोई छुट्टी ली थी और न ही कोई काम में ढिलाई की थी। सेठ ने चालाकी से जवाब दिया, समय पर काम किया, लेकिन इस बार लकड़ियों के दाम बहुत गिर गए हैं। इस वजह से तुम्हारी पगार भी कम हो गई है। जब बाजार में दाम बढ़ेंगे तब बात करेंगे। श्याम ने मायूस होकर कहा, सेठ जी, बात तो 5000 रुपए की हुई थी, अब 3000 में घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भी भरनी है, इस बार पूरा पैसा दे दीजिए। यह सुनते ही सेठ ने कठोर स्वर में कहा, 3000 ही मिलेंगे। काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और चले जाओ।
श्याम के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसने पैसे ले लिए। थोड़ी देर बाद भोलू राम ने गुस्से में कहा, श्याम भाई, यह सेठ मानिक चंद तो एक नंबर का बेईमान है। खुद तो जेब भरता है और हमें बहाने बना बनाकर कम पैसे देता है। कहता है कि लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, देखना एक दिन ऊपर वाला इसे जरूर सजा देगा। श्याम ने धीमे स्वर में कहा, भोलू राम, ऐसा मत कहो, आखिर वही तो हमारे मालिक है, उन्हीं के सहारे हमारा घर चलता है। भोलू राम ने तीखे स्वर में कहा, काहे का मालिक? काम का पूरा पैसा भी नहीं देता। पूरे महीने मेहनत करो फिर भी बस 3,000 रुपये मिलते हैं। इतने में घर कैसे चलेगा? कब तक ऐसे ही जिंदगी काटते रहेंगे? श्याम ने दुखी होकर कहा, और करे भी तो क्या, हमें लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं, और कुछ नया काम शुरू करना भी मुश्किल है, पैसे कहाँ से लाए? भोलू राम ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो, अब तो बस सेठ जी का ही सहारा है। कुछ देर तक दोनों ने अपने दुख साझा किए और फिर घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर कुसुम ने पूछा, अजी सुनते हो इस बार कितनी पगार मिली? श्याम ने थके स्वर में कहा, सिर्फ 3,000 रुपए मिले हैं। कुसुम ने चिंतित होकर कहा, सिर्फ 3,000? इतने में घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस ही 2,000 की है, बाकी घर का क्या होगा? श्याम ने सांत्वना देते हुए कहा, पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देख लूंगा। कुसुम ने नाराजगी से कहा, क्या देख लेंगे आप? सेठ जी से पूरे पैसे क्यों नहीं मांगे? श्याम ने मायूस होकर कहा, मांगे तो थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा, लेना है तो लो, वरना कहीं और काम देख लो। कुसुम चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुसुम का मायूस चेहरा देखकर श्याम ने कुसुम से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के काम के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ का काम खत्म करके दूसरी जगह भी कुछ काम कर लूंगा, ताकि आमदनी थोड़ी बढ़ जाए। आज ही कोशिश करूंगा। इतना कहकर श्याम अपने काम पर निकल गया। दिन भर सेठ मानिक चंद के यहाँ मेहनत करने के बाद श्याम काम की तलाश में गांव में घूमने लगा। वह एक एक दुकान पर जाकर लोगों से काम मांगता रहा, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिली। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। थक हार कर जब श्याम लौटने लगा, तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा गधों का झुंड उसकी तरफ तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। यह देख श्याम डर के मारे घबरा गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पास ही एक गुफा दिखाई दी। वह तुरंत उस गुफा में जाकर छिप गया। गधों का झुंड जैसे ही वहां से गुजरा, श्याम ने राहत की सांस ली और बोला, हे भगवान, आज तो जान बच गई, नहीं तो गधों के पैरों तले कुचला जाता। श्याम जब थोड़ा संभला तो उसने गुफा के भीतर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर वहां रखी एक पुरानी सी टोकरी पर पड़ी। हैरानी से उसने सोचा, यह कैसी टोकरी है? गुफा में क्या कर रही है? इसे घर ले जाऊंगा, सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही श्याम ने उस टोकरी को उठाने की कोशिश की, गुफा में एक गंभीर आवाज गूंजी, रुक जाओ, इस टोकरी को मत छुओ। यह आवाज सुनकर श्याम घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। तभी गुफा के भीतर से एक विचित्र आकृति प्रकट हुई। वह एक जिन था। जिन ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? श्याम ने घबराते हुए जवाब दिया, माफ करिए, मैं नहीं जानता था कि यह गुफा आपकी है। गधों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए जान बचाने के लिए यहाँ आकर छिप गया। मुझे लगा गुफा खाली है और यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए इसे उठाने की कोशिश की। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत श्याम, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। जिस पर मेरी नजर पड़ती है, मैं उसके इतिहास को जान लेता हूँ। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप कौन हैं और इतना विचित्र रूप क्यों है आपका? जिन ने गूंजती आवाज में कहा, मैं एक जिन हूँ और वर्षों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होता तो तुम इस गुफा में कदम नहीं रख पाते। जिनकी ऐसी बात सुनकर श्याम ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब मेरा मन पवित्र है? जिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और इसलिए तुम इस गुफा में आए और इस टोकरी को छू पाए। अब जब तुमने इस टोकरी को छू लिया है तो यह टोकरी तुम्हारी हो गई है। तब श्याम ने घबराकर कहा, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख ही रहा था। श्याम की बात सुनकर जिन ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत श्याम, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि एक जादुई टोकरी है। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, जादुई टोकरी? क्या ये वही टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानियां सुनाया करती थी कि गांव में एक ऐसी टोकरी होती थी जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ श्याम, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो और इसका सही उपयोग करके अपनी स्थिति सुधार सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस टोकरी में जो भी वस्तु एक बार डालोगे, फिर बार बार वही वस्तु डालनी होगी।
इसके अलावा कोई और चीज इसमें नहीं डाली जा सकती। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए लालच से बचना और सोच समझकर वही चीज डालना जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत हो। श्याम ने सिर हिलाते हुए जिन की बात मान ली और टोकरी को लेकर घर लौट आया। कुसुम ने हैरानी से पूछा, श्याम जी, ये क्या लेकर आए हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये एक टोकरी है। कुसुम ने हैरानी से कहा। क्या आप तो काम की तलाश में गए थे, कोई दूसरा काम मिला? तब श्याम ने कहा, नहीं कुसुम, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि एक जादुई टोकरी है। इसके बाद श्याम ने कुसुम को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कुसुम ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब हमें इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। श्याम ने हामी भरी। हाँ कुसुम, हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। कुछ देर सोचने के बाद श्याम को वो चंदन की लकड़ी याद आई जो उसने एक बार जंगल से काटी थी। कुसुम, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था और मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी। मैंने वह लकड़ी तुम्हें लाकर दी थी। कुसुम ने कहा। हाँ, दी थी। तो फिर वो लकड़ी ले आओ, हम उसे इस टोकरी में डालेंगे और चंदन के व्यापार से शुरुआत करेंगे। श्याम ने सुझाव दिया। कुसुम तुरंत वह चंदन की लकड़ी ले आई। जैसे ही लकड़ी टोकरी में डाली, देखते ही देखते उसमें कई चंदन की लकड़ियां भर गईं। कुसुम ने हैरानी से कहा, अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई हैं। अगर आप इन्हें बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। श्याम ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, मैं कल सुबह ही इन्हें बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे बच्चों के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी पैसे संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन श्याम लकड़ियां लेकर बाजार गया। उसने चंदन की लकड़ियां उचित दामों में बेची। आम लोग ही नहीं, बड़े व्यापारी भी उसकी लकड़ियां खरीदने लगे। दिन भर में श्याम ने अच्छे पैसे कमा लिए और शाम को घर लौट आया। कुसुम देखो, ये पैसे आज लकड़ियां बेचकर मिले हैं। तुम कल बच्चों की स्कूल फीस भर देना। कुसुम ने खुश होकर पूछा, अब तो आपके पास ये जादुई टोकरी है, तो सेठ मानिक चंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत? तब श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं काम पर नहीं बल्कि अपने साथियों को एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। सेठ मानिक चंद से केवल मैं ही नहीं, बाकी लकड़हारे भी परेशान थे। उनकी मेहनत का सही मूल्य उन्हें कभी नहीं मिला। इसलिए सोचा है कि क्यों ना उन्हें भी इस काम में शामिल कर लूं। जब मेरा भला हो रहा है तो उनका क्यों नहीं। यह बात सुनकर कुसुम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की होगी। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कुसुम, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी किस्मत बदलें। श्याम अपने साथियों को खुशखबरी देने सेठ मानिक चंद के यहाँ पहुंचता है। वह सभी ईमानदार लकड़हारों को इकट्ठा करके कहता है, भाइयों, मैं जानता हूँ कि हम सब कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन अब मेरे पास एक अवसर है जिससे हम सब अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मेरे साथ मिलकर काम करो ताकि हम सबका जीवन बेहतर हो जाए। सभी लकड़हारे श्याम की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन जब श्याम उन्हें जादुई टोकरी के बारे में बताता है तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वे सभी एकजुट होकर श्याम के साथ काम करने का निश्चय करते हैं। श्याम ने सभी को समझाया, यह टोकरी हमें मेहनत और ईमानदारी का फल देगी, लेकिन हमें लालच से बचना होगा। हमें बस अपनी जरूरत की चीज इसमें डालनी है। अगर हमने लालच किया तो इसका परिणाम बुरा होगा। सभी ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि वे ईमानदारी से काम करेंगे और जो भी धन कमाएंगे उसे समान रूप से बांटेंगे। अगले ही दिन से उन्होंने चंदन की लकड़ियां टोकरी में डालनी शुरू की और टोकरी ने उन्हें बार बार चंदन की लकड़ियों से भर दिया। उन सभी ने मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। चंदन की लकड़ियां बेचकर उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे उन्होंने अपने घरों को अच्छा बनाया, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा और गांव में भी कुछ दान पुण्य का काम किया। धीरे धीरे श्याम का गांव खुशहाल हो गया। अब कोई गरीब नहीं था और सबके चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। श्याम ने सभी को सिखाया कि ईमानदारी और परिश्रम से ही सच्ची सफलता मिलती है और लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। जब श्याम ने अपनी जादुई टोकरी को गांव के मंदिर में रख दिया और कहा, यह टोकरी अब गांव की है। इसका उपयोग तभी करना जब सच्चे मन से जरूरत हो। यह हमारी मेहनत और ईमानदारी की पहचान है। सभी गांव वालों ने मिलकर श्याम का सम्मान किया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बदला है, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हमारी एकता और मेहनत का फल है। अगर हम इसी तरह मिलकर आगे भी काम करेंगे तो हमारा गांव सदा खुशहाल रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, परिश्रम और एकता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जरूरत से ज्यादा लालच करना जीवन में दुख का कारण बनता है और किए हुए अच्छे कर्म ही हमारा जीवन समृद्ध बना सकते हैं।